बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है, इसके आंकड़े आ गए हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने इसके आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इनमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, यानी ओबीसी की कुल आबादी 63% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19% है। जनजाति 1.68% है, जबकि सामान्य वर्ग 15.52% है। नीति सरकार 3.5 साल से जातिगत जनगणना करवाने की जिद पर अड़ी थी। सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद से पास करवा लिया था, लेकिन इस साल जनवरी में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ। हालांकि सरकार इसे जनगणना नहीं बल्कि सर्वे बताती है। इस साल अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे थे। उन्होंने इस दौरान नारा दिया था, जितनी आबादी उतना हक। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार सभी जातियों का सही विकास करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने के खिलाफ क्यों है। इसी तरह का नारा दलितों के बड़े नेता काशीराम ने भी दिया था। काशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी जनगणना में ये नहीं पता चल पाया है कि किस जाति के कितने लोग हैं। अभी सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के ही आंकड़े आते हैं। अभी तक जो आते थे, ओबीसी जातियों की गिनती नहीं होती थी। जातिगत जनगणना की मांग के पीछे का मकसद ये है कि जिस जाति की जितनी आबादी उसको उतना आरक्षण मिले। वहीं इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि अगर जनगणना में ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो ज्यादा आरक्षण की मांग उठेगी। अभी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण 1931 में आखिरी बार हुई जाति जनगणना के आधार पर दिया जाता है। 1990 में मंडल आयोग ने 1931 के आधार पर ओबीसी की आबादी 52% होने का अनुमान लगाया था। जानकारों का मानना है कि एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। अब बिहार की जातिगत जनगणना में जो आंकड़े आए हैं उनमें सामने आया है कि राज्य में ओबीसी की आबादी 63% है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब आरक्षण बढ़ाने की मांग शुरू हो जाएगी। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% है, इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शुरुआत में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए थी। उम्मीद थी कि 10 साल में पिछड़ा तबका इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसे आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर 1959 में संविधान में 8वां संशोधन कर आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1969 में 23वां संशोधन कर आरक्षण बढ़ा दिया गया। तब से हर 10 साल में संविधान संशोधन होता है और आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ जाता है। साल 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। कई राज्य सरकारें पिछड़ी जातियों का दर्जा देकर आरक्षण की सीमा जब जब पार करती हैं तब या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने फैसलों में आरक्षण की 50% सीमा की बात दोहरा चुका है। पिछले साल जब नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण को सही ठहराया था, तब भी 2 जजों ने इस पर असहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से 10% आरक्षण का समर्थन किया था। 2014 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद बनी फडणवीस सरकार ने मराठाओं को 16% का आरक्षण दे दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। हालांकि सीमा होने के बावजूद कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है। हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ओबीसी आरक्षण 6% बढ़ाया है। अब वहां कुल 64% आरक्षण है। देश में आखिरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस कारण 1941 की जनगणना में देरी हुई। इस कारण अलग अलग जातियों की गिनती नहीं हो सकी। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई। तब केंद्र की जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने तय किया कि आजाद भारत में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना है, इसीलिए जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। 90 के दशक में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था, लेकिन यह सरकार कार्यकाल पूरा
नहीं कर सकी। 2001 की जनगणना फिर पुराने ढंग से हुई और जातियों की गिनती नहीं हुई। 2011 की जनगणना से पहले फिर जातिगत जनगणना की मांग उठी। आखिरकार 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाई। इसमें हर परिवार की जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्ज किया गया, लेकिन इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। केंद्र ने इसके लिए खामियों का हवाला दिया। साल 2021 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि 1931 में जब आंकड़े जुटाए गए थे तब जातियों की संख्या 4147 थी, लेकिन 2011 में जातियों की संख्या 46 लाख से भी ज्यादा हो गई थी। तब केंद्र ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बताया था कि 1931 में यहां SC, ST और OBC की 494 जातियां थी, जो 2011 में बढ़कर 4,28,000 से ज्यादा हो गई। जातिगत जनगणना से बचने की सबसे बड़ी वजह आरक्षण को माना जाता है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद नए सिरे से आरक्षण की मांग उठने लगेगी, क्योंकि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर एक राजनीति है जो लगातार चलती रहेगी। इस राजनीति से बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि एक समुदाय विशेष को, वो भी जो बड़ा समुदाय है, उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। गौर करें तो EBC, OBC, अभी बिहार के आंकड़े आने के बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आप अलग से देख रहे हैं और ये पता लग रहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है OBC में भी, और OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिला ले तो ये इतना बड़ा आंकड़ा बनता है जिसके बाद में सारे राजनीतिक दल इसी तरफ भागेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की कामयाबी को भी इसी वर्ग के वोट से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि OBC वर्ग में बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करने में कामयाब हुई है। कांग्रेस अपने इस खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती है। बिहार की राजनीति से बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर श्रेय की लड़ाई शुरू होगी और कहीं ना कहीं इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कई पार्टियां आती हैं, किसी की भी सरकार होती है, कोई इसका शिगुफा छोड़ता है, कोई इसको नहीं कर पाता है, लेकिन चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे अवश्य ही उठाए जाते हैं और इनका भारी इम्पैक्ट भी माना जाता है। राजनीति में बड़े असरदार रहे हैं। अब ये सिर्फ चुनावी मुद्दा भर है या फिर योगेंद्र यादव जैसे कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसको कितनी शिक्षा मिली है, कैसी गाड़ी है, कौन प्राइवेट नौकरी करता है, कौन सरकारी नौकरी करता है, इस बात को भी जानना जरूरी है। सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है या OBC में है, इतना भर कर देने से बात नहीं बनेगी। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानना भी जरूरी है अगर सामाजिक सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना है। और जैसा कि अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी वाली बात, जो काशीराम की बात थी, वही बात अब राहुल गांधी कहते दिखाई दे रहे हैं। इससे भी बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आगामी आम चुनाव में इसको एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से बनाया जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष इसके बहुत पक्ष में नहीं रहा है, लेकिन इसकी खिलाफत भी नहीं की जा सकती। इसलिए आप बिहार में देख रहे हैं, वहाँ बीजेपी के नेता भी आपको श्रेय लेते दिखाई देंगे कि हम ही ने शुरू किया था, हम ही ने इसका बजट जारी किया था, जैसी बहुत सारी बातें सुनने को मिली। इसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन इसको सही मायनों में लागू करना ये हर एक के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब उम्मीद करते हैं कि इससे सचमुच सामाजिक सुधार की तरफ कुछ बात आगे बढ़े।